नमस्कार दोस्तों, मैं इसका मिश्रा शुभ का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल हिस्टोरी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पंजाब विलय या राजा रणजीत सिंह का क्षेत्र। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक किस नज़रिए से है? दो नज़रिए से है। पहली बात, इसमें कुछ संधियाँ हुई जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है। दूसरा, भारतीय इतिहास को नज़र में देखा जाए तो उस नज़रिए से भी यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, जहाँ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है सारे भारतीय राज्य धीरे धीरे अंग्रेज़ों के यहाँ समर्पण कर रहे थे, अंग्रेजी राज्य में विलय कर रहे थे या मिलते जा रहे थे, पतन कर रहे थे। वहीं पंजाब के साइड में, पंजाब कहूँ या हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक बाद में यह राज्य फैल गया। एक ऐसा भी राज्य उदित हो रहा था जिसने कभी अंग्रेज़ों के आगे अपना सर नहीं झुकाया, बल्कि अंग्रेज ही स्वयं उसके सामने झुक गए और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया या मित्रवत संधि करने पर वो मजबूर हो गए। लेकिन वह कभी भी पुत्र भारत का अंग्रेजों के समक्ष नहीं झुका। तो यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात और आत्मगौरव और सम्मान की बात रही है, और वह कोई और नहीं, पंजाब के राजा रणजीत सिंह का राज्य था। इन्होंने एक इतनी सशक्त राज्य की स्थापना की कि वह अंग्रेजों से हर प्रकार से, चाहे वो युद्ध हो, कूटनीति हो, रणनीति में हो, हर तरीके से इन्होंने टक्कर लेने में ये अंग्रेजों से सक्षम थे। हालांकि यह भी बात सत्य है, कहते नहीं है, अक्सर अयोग्य उत्तराधिकारियों के हाथ में जाने पर बड़े से बड़े राज्य जैसे मुगल और मराठे जैसे राज्यों का भी पतन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद इनके अयोग्य उत्तराधिकारियों के हाथों में राज्य आया और राज्य बहुत शीघ्र ही ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बनकर रह गया। लेकिन जब तक राजा रणजीत सिंह इस धरती पर अपने एक एक श्वास को गिन रहे थे, तब तक अंग्रेज उनके राज्य साम्राज्य की तरफ आंख उठाने की भी क्षमता नहीं कर पाए। आज ऐसे ही भारत के वीर पुत्र या भारत के वीर राजा के बारे में हम अध्ययन करने चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा रणजीत सिंह, इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था। इनके पिता का नाम महासिंह था और महासिंह की मृत्यु हो जाती है 1792 में, जिस समय राजा रणजीत सिंह की उम्र होती है केवल 12 वर्ष। अक्सर आपको पढ़ाया जाता है 13 वर्ष की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठा और उसने इतना बड़ा मुगल साम्राज्य घोषित किया। से जब कोई बताए तो आप वही बताइएगा हमारे भारत का भी वीर पुत्र राजा रणजीत सिंह, जो केवल 12 वर्ष में, और उसके समक्ष जो योद्धा थे, उसके समक्ष जो उसके विरुद्ध ने लोग थे, या जो विरुद्ध साम्राज्य था, कोई ऐसा वैसा नहीं साम्राज्य था। वह एक सशक्त अंग्रेजों का साम्राज्य और आधुनिकृत अंग्रेजों का साम्राज्य था, जिनसे उन्होंने टक्कर लेकर उस काल में, एक अगर उस काल की तुलना की जाए तो जो मुगल काल के समय समक्ष शासक हुआ करते थे, उनसे इतने सशक्त थे ब्रिटिश साम्राज्य कि इनका राज्य जो है मुगल साम्राज्य से कई गुना बड़ा माना जाना चाहिए। तो उसमें भारत के वीर पुत्र 12 वर्ष की उम्र में केवल 1792 में गद्दी पर बैठता है और वह धीरे धीरे अपने राज्य का एकीकरण करना, अपने राज्यों को सुधार करना तथा अपने सेनाओं का सुधार करना प्रारंभ कर देता है। और इसी क्रम में दोस्तों, केवल 7 वर्ष के अंतराल में ही 1799 में वह लाहौर पर कब्जा कर लेता है और फिर उसके पश्चात 3 वर्ष के बाद 1802 में अमृतसर पर नियंत्रण कर लेता है। लाहौर अमृतसर तक का राज्य उसके नियंत्रण में आ चुका था। आधुनिक पंजाब यानी भारत के पंजाब में भी कुछ हिस्से में उसका कब्जा हो गया था और आगे चलकर वो जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ राज्यों को जीत लिया। जिसे आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने इंडिकेट किया हुआ है। इसमें कुछ जो है पंजाब के हिस्से और ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के हिस्से और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र, इधर सिंध, लाहौर और पाक पंजाब के हिस्से भी इसके राज्य में शामिल थे। और इन्होंने देखा, जब अंग्रेज देखे कि एक सशक्त सेना और एक सशक्त राज्य सम्मिलित हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, एक संधि प्रस्तावित की कि ऐसा है, हम इनसे जीत तो नहीं सकते हैं, किंतु यदि इनसे एक मित्रवत संधि कर ली जाए जिसके कारण न ये हमारे राज्य में प्रवेश करें न और हमारे राज्य में प्रवेश करें। और यह इस बात का प्रमाण है कि अंग्रेज राजा रणजीत के समक्ष अपने आप को कमजोर पा रहे थे या असहाय पा रहे थे। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा था दोस्तों? आखिर ऐसी क्या कारण थे? अभी हमारे पास अगला टॉपिक है शाश्वत संधि का अध्ययन करेंगे और इसी के बाद इनके राज्य का पतन हो जाता है, तो इसको हम बाद में थोड़ा देखेंगे। इसके पहले हम देख लें आखिर राजा रणजीत सिंह ऐसा क्या कर रहे थे। आखिर ऐसा उन्होंने क्या किया जिसकी मदद से उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य
वो भी ब्रिटिश काल में खड़ा किया और ब्रिटिश काल को टक्कर देने के लिए उन्होंने संपूर्ण व्यवस्था कर ली। तो उसके बारे में आइए थोड़ी सी एक झलक देखते हैं। तो दोस्तों उस टाइम उन्होंने पहली बात तो फ्रांसीसी के जो रिटायर्ड ऑफिसर हुए थे या जो सैनिक थे उनको अपने सैनिकों में अपनी सेना में शामिल किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो फ्रांसीसी सैनिक थे वो भारतीय सैनिकों से कई ज़्यादा रणनीति के मामले में भी निपुण हुआ करते थे, शस्त्र और अस्त्र को चलाने के बारे में भी ज़्यादा निपुण हुआ करते थे तथा वो ज़्यादा अनुशासित एवं प्रशिक्षित हुआ करते थे। और इन्होंने इन्हीं सैनिकों के मध्य से, जो सैनिक नौकरी छोड़ चुके थे, रिटायर हो चुके थे, इन्हीं सैनिकों की मदद से भारतीय सैनिकों का प्रशिक्षण कराया। किसका? भारतीय सैनिकों का प्रशिक्षण कराया। जिससे क्या हुआ, भारतीय सैनिकों में भी एक अनुशासन आया, एक आधुनिक हथियारों का उपयोग करना प्रारंभ किया। इन्होंने फ्रांस, तुर्क और अन्य जो भी ब्रिटिश विरोधाभासी राज्य थे उनसे शस्त्र अस्त्र आदि मंगाए। जो ब्रिटिश विरोधी राज्य थे उससे अपनी सेना को सशक्त किया, क्योंकि ये समझ रहे थे कि आज के समय में यदि हमें अपने सेना को, यदि हमें राज्य को अंग्रेजों के समक्ष खड़े रखना है तो हमें एक आधुनिक एवं प्रशिक्षित सेना की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसी सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया। फ्रांसीसी सैनिकों से भारतीय सैनिकों का प्रशिक्षण करवाया, उन्हें ट्रेनिंग दिलवाई जिससे वो भी आधुनिक सेना हो सके। तथा उन्होंने तुर्क, रूस और जो भी अन्य, जैसे कि जो भी ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध देश थे उनसे संबंध किए तथा उनसे कुछ न कुछ आर्थिक सहायताएं प्राप्त की और एक मजबूत सेना का गठन किया। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने लाहौर तथा अमृतसर में बंदूक तथा तोप बनाने के कारखाने भी डाले। तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार उन्होंने एक आधुनिक सेना का गठन किया। जिस प्रकार की सेना, जिस प्रकार के शस्त्र ब्रिटिश सेना के पास हुआ करते थे उसी प्रकार के शस्त्रों का इंतजाम उन्होंने अपनी सेना के लिए किया। फ्रांसीसी सैनिकों से प्रशिक्षण दिलवाया, फ्रांसीसी सैनिकों को शामिल किया, ब्रिटिश विरोधी राज्यों से सहायता मांगी। ईरान, रूस, तुर्क इत्यादि राज्य थे। लाहौर और अमृतसर में बंदूक एवं तोप बनाने के कारखाने डाले। तो इस प्रकार हमने देखा कि उन्होंने किस प्रकार आधुनिक सेना का गठन किया था। और अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राजा रणजीत सिंह ने किन जगहों पर बंदूक और तोपखाने बनाने कारखाना डाला था। तो याद रखिएगा, लाहौर और अमृतसर में डाला था। फिर दोस्तों जब 1809 आता है और अंग्रेज देखते हैं कि राजा रणजीत सिंह का क्षेत्र एक सुदृढ़ क्षेत्र हो चुका है और इसे अभी जीता नहीं जा सकता है, तो उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मिंटो ने ही अपने एक प्रतिनिधि को भेजा, किसको? चार्ल्स मेटकाफ को भेजा और बोला कि जाओ और आप राजा रणजीत सिंह से एक संधि करो, एक शाश्वत, जिसके नाम दिया गया शाश्वत संधि या अमृतसर की संधि कहा जाता है, जो 1809 में हुई है। यह भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको शाश्वत संधि भी कहते हैं या अमृतसर की भी संधि कहते हैं। यह 1809 में हुआ था, राजा रणजीत सिंह एवं चार्ल्स मेटकाफ के मध्य हुआ था। और कई एग्जामों में मैंने ये भी देखा, पूछ लिया गया है कि अमृतसर की संधि किसके काल में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मिंटो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। अब इस संधि में हुआ क्या दोस्तों, आखिर इस संधि का क्या परिणाम निकला? इस संधि का परिणाम यह निकला कि वहाँ पे सतलज नदी, आप लोग सभी जानते होंगे, सतलज नदी में एक बनाया गया कि जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पे सतलज नदी है, इधर पश्चिम साइड राजा रणजीत सिंह का क्षेत्र था। तो पश्चिम क्षेत्र में राजा रणजीत सिंह का राज्य रहेगा और पूर्व में अंग्रेजों का राज्य रहेगा। और ये संधि हुई कि देखो भैया, न सतलज नदी हम पार करके तुम्हारे राज्य में प्रवेश करेंगे, न तुम सतलज नदी पार करके हम अपने राज्य में प्रवेश करोगे या मेरे राज्य में प्रवेश करोगे। इसी को नाम दिया गया शाश्वत संधि। क्या शाश्वत नाम दिया गया? शाश्वत संधि नाम दिया गया। और अंग्रेजों ने लुधियाना में ही एक रेजिमेंट डाली, जिससे कि यदि राजा रणजीत सिंह एंट्री करते हैं तो क्या किया जाए, उनसे मुकाबला किया जा सके। लेकिन होता क्या दोस्तों, राजा रणजीत सिंह तो कभी नहीं सतलज नदी को पार करने का प्रयास किए, लेकिन
अंग्रेज ही क्या करते थे, उनके कुछ सैन्य अधिकारियों को खरीद लिया और उधर से बुला के मतलब ये दिखाने का प्रयास करते थे कि राजा रणजीत सिंह इस संधि का उल्लंघन कर रहे हैं बार बार के। लेकिन उन्होंने जितनी बार किया, राजा रणजीत सिंह जब तक जीवित रहे उन्होंने मुंह तोड़ उनका जवाब दिया। लेकिन सन 1839 27 जून एक ऐसा समय आता है जब भारत का वीर पुत्र, भारत माता का वीर लाल इस धारा को छोड़ करके परलोक में चला जाता है या ईश्वर के शरणों में चला जाता है 27 जून 1839। और इनके मृत्यु के साथ साथ ही पंजाब का समापन या कहूँ पंजाब का विलोपन प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद इनके जो भी उत्तराधिकारी हुए, 3-4 उत्तराधिकारी होते हैं, वो सभी के सभी अयोग्य होते हैं, कमज़ोर होते हैं, शासन को नहीं चलाने वाले होते हैं। और इनके अंतिम उत्तराधिकारी थे, नाम याद रखिएगा, अंतिम कभी कभी पूछ सकता है, आज तक पूछा नहीं है, दिलीप सिंह बनते हैं। और सन 1839 में ये होता है और 1849 में ही पंजाब का विलय ब्रिटिश राज्य में हो जाता है 10 साल के अंतर्गत ही। और पहला युद्ध जो होता है, पहला इसमें 2 युद्ध और पढ़ना है, हम लोग थोड़ा सीरीज करके देख लेते हैं इसी के साथ। इसमें 2 युद्ध और होते हैं। पहला युद्ध होता है जिसे कहा जाता है आंग्ल सिख युद्ध कहा जाता है, छोटा सा है। आंग्ल सिख युद्ध प्रथम होता है जो 1845 से लेकर 46 तक रहता है। और इसमें जो उस टाइम पर सिख सेनापति रहता है लाल सिंह, वह अपने राजा को धोखा देता है, अपनी सेना को धोखा देता है और जा करके अंग्रेजों से मिल जाता है, जिसके कारण सिखों की हार हो जाती है। और कहने भर के लिए संपूर्ण सिख पूरे संपूर्ण पंजाब में विलय हो रहता है। लेकिन फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, जो होता है 1848 से लेकर 1849 में। और यह युद्ध अंतिम युद्ध होता है। इसमें अंग्रेज सिख के सारे राज्यों को समापन कर दिया जाता है, सिख राज्य अंत हो जाता है तथा सिख राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में होता है। ये 2 केवल युद्ध नाम भर के युद्ध हैं, क्योंकि अयोग्य उत्तराधिकारी थे, उसमें इनके सेनापति थे या जो मुख्य सेनाधिकारी थे वो जाकर के अंग्रेजों से पहले से ही मिल चुके थे। तो युद्ध केवल नाम भर के लिए लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है जो 45 से 46, द्वितीय होता है जो 48 से 49 होता है। और इस प्रकार संपूर्ण भारत का विलय अंग्रेजी राज्य में हो जाता है। इसके बाद केवल एक और विलय होता है 1856 में। किसका विलय होता है? अवध का विलय होता है। और वो भी जानते हैं उसमें कोई युद्ध नहीं होता है, कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। इसके ऊपर इसने सहायक संधि के हस्ताक्षर किया था, आपको मैंने बताया ही था। और इसने सहायक संधि पर कब हस्ताक्षर किया था दोस्तों? इसने बक्सर के युद्ध के टाइम पे जब सिराजुद्दौला ने भाग लिया था तभी इसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। और लॉर्ड डलहौजी 1848 में आता है भारत का गवर्नर जनरल बन करके, उसी के मध्य यह युद्ध लड़ा जाता है। और क्या होता है, इसका कुशासन का आरोप लगा देता है, कुशासन का आरोप लगा करके इसका ब्रिटिश राज्य में विलय कर लेता है। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे हमने सबसे पहले कर्नाटक को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जो है हैदराबाद के निजाम मैसूर को पढ़ा, फिर उसके बाद हैदराबाद के निजाम को पढ़ा, फिर हमने मराठा को पढ़ा और बीच में हमने बंगाल को पढ़ा था कर्नाटक के बाद। फिर इधर हमने सिंध अफगानिस्तान को पढ़ा, पंजाब को पढ़ लिया। और इस प्रकार से आज हमारा प्रथम चैप्टर आधुनिक भारत का इतिहास का जो प्रथम चैप्टर था वह क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार या ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का विस्तार का आज समापन होता है, आज अंत होता है। और आज के बाद से हमारा अगला चैप्टर रहेगा ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियाँ। कौन सा चैप्टर रहेगा दोस्तों हमारा अगला हमारा चैप्टर रहेगा
ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीति। और उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला भू राजस्व पढ़ेंगे, दूसरा हम उद्योग पढ़ेंगे और तीसरे में हम परिवहन पढ़ेंगे। और उद्योग भू राजस्व में भी हम पढ़ेंगे अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त या मुनरो व्यवस्था पढ़ेंगे और तीसरा महालवाड़ी बंदोबस्त पढ़ेंगे और कुछ आरंभिक कदम को भी देखेंगे। उद्योग में हम भारतीय उद्योगों का पतन और आधुनिक उद्योगों के उदय और इसके बीच होने वाले संघर्ष को देखेंगे। परिवहन में हम रेलवे का विकास क्यों, कैसे और क्या जरूरत और क्या प्रभाव पड़ा भारत में, इसको देखेंगे। और इसी प्रकार हमारा 2 से 3-4 लेक्चर में यह भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में भारत की आर्थिक नीतियों के साथ ब्रिटिश साम्राज्य की। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।